नमस्कार। एक युवा जो सड़कों पर लड़ाई करते हुए दिखाई देता है, अक्सर एक युवा जो सिस्टम से लड़ाई करते हुए दिखाई देता है, एक युवा जो बेरोजगारों के लिए लड़ता हुआ दिखाई देता है। आज हमारे साथ ऐसा ही युवा है, उपेन यादव। खास बातचीत करते हैं कि उपेन का आगामी प्लान क्या है, क्या करना चाहते हैं उपेन। नमस्कार उपेन, कैसे हैं आप? शुक्रिया, मैं अच्छा हूँ। आप बताइए कैसे? एवरीथिंग इज गुड। आप मैं अक्सर देखता हूं कि आप सड़कों पे लड़ते हुए दिखाई देते हैं, और मैं पिछले दिनों आपके इस कार्यालय में आया था तो बड़ी भीड़ लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि नेता के पास इतनी भीड़ नहीं होती, आपके पास भीड़ होती है। कारण क्या? देखो, युवाओं का दर्द मैं जानता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ और पिछले 11 साल 8 महीने से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। भर्तियों को लेकर, रोजगार को लेकर, पेपर लीक को लेकर युवा जिस प्रकार परेशान दुखी होते हैं, तो उनकी पीड़ा सुनने के साथ तमाम विभागों में उनके साथ जाकर उनकी पीड़ा का हल करने की मैं कोशिश करता हूँ। जबकि ये जिम्मेदारी है चुने हुए प्रतिनिधि की। उनको युवाओं की पीड़ा सुननी चाहिए, समस्या का हल करना चाहिए। लंबे लंबे नेता, लंबे लंबे भाषण देते नेता, मैं युवा हितैषी हूँ, विधानसभा में 2 टेबल बजाकर आवाज उठा देंगे मैं युवा हितैषी हूँ। अब क्यों नहीं बोला कोई युवा नेता? जब युवा सड़कों पर है, धरना प्रदर्शन करता, क्यों नहीं बोलता? जब जेल में डाला जाता क्यों नहीं बोलते? जब अनशन करते तब क्यों नहीं बोलते? युवाओं के नाम पे केवल राजनीति की जाती है, वोट मांगने के लिए घर घर चले जाएंगे, लेकिन जब युवा तड़पता है, जब जेल में डाला जाता है, युवाओं के भविष्य की बात आती है, पेपर लीक होता तो नहीं बोलते, और बोलते तो एक दिन बोल के घर बैठ जाते। तो अब चुनाव में जीत की चाबी युवाओं के पास रहेगी, और भूमिका सबसे बड़ी युवाओं की होगी। क्योंकि 2013 में हमने बीजेपी को समर्थन दिया, सत्ता में बीजेपी आई। 2018 में हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, सत्ता में कांग्रेस है। इस बार जिधर युवा जाएगा वही पार्टी सत्ता में आएगी, और महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की होगी, जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी और पार्टी की हो, लेकिन आखिर कब तक पेपर लीक पे लीक और ये जो नियुक्तियां हैं वो कोर्ट में अटक जाती हैं? आखिर कब तक इस तरह से युवाओं के साथ छलावा धोखा होता रहेगा? सवाल यही है। आप लोग आंदोलन कब तक करते रहेंगे, कब तक सड़कों पर लड़ते रहेंगे, और कब तक जेल में जाते रहेंगे, कब तक पुलिस की लाठियां खाते रहेंगे? मैं अब लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं, और एक हम चाहते हैं इस बार चुनाव रोजगार, पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर हो। क्योंकि पेपर लीक पूरे देश की समस्या, राजस्थान में पूरे देश में है। तो इस पेपर लीक को लेकर उम्र कैद की सजा कानून राज्य सरकार लेके आई, हमने संघर्ष किया, हमारे संघर्ष की जीत हुई। लेकिन मैं तो चाहता हूं पेपर लीक माफियों को फांसी की सजा हो जानी चाहिए, पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। ये युवाओं को सपनों को बेचने का काम कर रहा है। और अब इस समय युवाओं के पास, युवा घर से निकलता है, आर्थिक हालात गंभीर होते हैं, कोचिंग करते हैं, लेकिन युवा मजबूर है। और लेकिन मैं युवाओं को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बार वोट रोजगार, पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पे कर रहे हैं। तो सवाल तो यही है कि युवा बेबस है, कमजोर है, आखिर जाए तो जाए। लेकिन वोट में मजबूत है, इस बार वोट की ताकत दिखाएगा, वोट में मजबूत है। वो उनको सबक सिखाने का काम करेगा। जो युवा हितैषी नहीं था, युवाओं का साथ नहीं दिया, तो युवाओं को हम जगाने का काम करें कि इस बार हम एकजुट हो और मुद्दा पेपर लीक और बेरोजगारी पर युवाओं को महत्व दिया जाए, युवाओं के रोजगार को और युवाओं की पीड़ाओं को महत्व दिया जाए। इसको लेकर लगातार 2 अक्टूबर से जन युवा संवाद चल रहा है, हमारा युवाओं से बेरोजगार संवाद चल रहा है, और 10 अक्टूबर के बाद हम निर्णय लेंगे कि हमें किसके साथ जाना। क्योंकि युवा बहुत ज्यादा परेशान दुखी है, समस्या यहाँ की नहीं है। आपकी मांगे क्या है? जो अगर किसी भी पार्टी को आप समर्थन देते हैं, कोई भी पार्टी हो, XYZ कोई सी भी, तो आपकी मांगे क्या है? फिलहाल अभी तो 10 अक्टूबर तक युवा बेरोजगार संवाद चल रहा हमारा, और फिर युवा हम मिलकर अब तुलना करेंगे कि हम सब लोगों ने जो 11.5 साल संघर्ष किया, दोनों सरकारें देखी कि हमारे लिए कौन बेहतरीन है। पेपर लीक को लेकर, रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर कौन सही होगा, कौन गलत है, कि हम तुलना करने के बाद हम निर्णय लेंगे कि हमारे युवाओं के लिए कौन सच्चा हितैषी है, किसके साथ जाने से युवाओं को न्याय मिल सकता है। तो ये निर्णय हम आने वाले दिनों में लेंगे, आचार संहिता लगने के बाद हम सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस बार चुनाव रोजगार, बेरोजगारी, पेपर लीक को लेकर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा, यानी कि 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार, शिक्षित युवा बेरोजगार, एक व्यक्ति से 5 व्यक्ति जुड़ते हैं तो करीब 2.5 करोड़ ये वोट हैं जो राजनेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का समीकरण बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो राजनेता तो ऐसा कह रहे हैं, चाहे बिहार की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, कई राजनेताओं के बयान में सुनता हूँ, वो तो ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करा रहे हैं और कह रहे हैं कि जाति आधार पर वोट पड़ते हैं, और आप कह रहे हैं युवाओं के आधार पर वोट पड़ेंगे। ऐसा डिफरेंशिएट कैसा? जब युवा रोजगार की बात आएगी, भविष्य की बात आएगी, जब पापी पेट के सवाल की बात आएगी, तो युवा अपने भविष्य के लिए करेगा। युवा को हर दर्द, हर चीजें याद है, तो वो दोनों सरकारों की तुलना करके वोट करेगा। जातिगत जनगणना, ये करना, ये तो ये राजनीतिक पार्टियों का, उनका पर्सनल एजेंडा होगा, और वो चाहे जनगणना के बाद उसका निर्णय क्या होगा, हित में होगा, अहित में होगा, वो तो आप राजनीतिक पार्टी होगी। आप मानते हैं कि आज सबसे बड़ी जाति है वो गरीबी और बेरोजगारी है?
सबसे बड़ी बात है कि जाति जो है युवा आगे बढ़ेगा। युवा जो बेरोजगार है हर जाति से आता है, हर धर्म से आता है, तो उसका विकास तो होना चाहिए। जाति एक ही है, गरीबी और बेरोजगारी। बिल्कुल बिल्कुल यही है, लेकिन जो जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, इस मामले में नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? मुझे युवाओं के भविष्य के लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ कि पेपर लीक नहीं हो, रोजगार मिले, समय पे नौकरियां मिले। सारी राजनीतिक पार्टियां लंबे लंबे वादे करते हैं, घोषणा करते हैं, फिर युवा वोट देने के बाद उन मांगों को पूरा नहीं करते। तो ऐसे में युवा जागृत हुआ है और इन चुनावों में बड़ा रोल युवाओं का होगा और हम सब मिलकर निर्णय लेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बार जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। आपके पास कौन सी चाबी? आप ये चाबी किधर आप कौन सी चाबी खोलने वाले हैं? बीजेपी की सबसे बड़ी चाबी हमारे पास है। नहीं वोट की ताकत। मैंने कहा 2.5 करोड़ करीब युवा जो वोट जो प्रभावित करेंगे, वो सबसे बड़ी चाबी हमारे पास है वोट की। अब वो चाबी किस ताले में लगेगी, किसके पास जाएगी, वो आने वाले समय में हम सब मिलकर निर्णय करेंगे। कि बीजेपी कार्यकाल हमने देखा, कांग्रेस का कार्यकाल हमने देखा कि कौन बेहतर हो सकता है। और कुछ मांगे हमारी पेंडिंग है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि कुछ मांगे हमारी है कि उनको पूरा करें। यदि मुख्यमंत्री से मांगे पूरी करते हैं, हमारी मांगे मन 2-3 दिन का समय, उनका ताला भी खोल सकते। बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, मुझे मांगों से मतलब है, मुझे युवा बेरोजगार को भविष्य से मतलब है। नहीं करते तो भैया आपने देखो ताल हमने गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक ताल ठोका हमने। तो लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि उपेंद्र भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, कैसा है? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आचार संहिता के बाद हम निर्णय लेंगे। एक चीज मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं नहीं, मैं तो मेरे ऐसे युवाओं को समर्थन करना चाहूंगा कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। दावे के साथ कह रहा हूँ 200 एमएलए है, 200 में मुझे नहीं लगता 180 एमएलए को ये पता नहीं है कि डीओपी सेक्रेटरी कहाँ बैठता है, पंचायत सेक्रेटरी कहाँ बैठता है, समाज कल्याण विभाग कहाँ है, शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी कहाँ बैठता है, कौन सा कमरा कहाँ है। मैं जो लगातार संघर्ष कर, कौन सी फाइल कहाँ है, कौन से क्या गड़बड़ी है, हर चीज का हम ध्यान रखते हैं, संघर्ष करते हैं। उनको पता ही नहीं है वो क्या जनता का भला करेंगे। जिनको पता ही नहीं है, जागरूक होना चाहिए। युवा जागरूक है, युवाओं को आगे आना चाहिए। और रही बात मेरी, चुनाव आचार संहिता के बाद हम निर्णय लेंगे। निर्णय ऐतिहासिक होगा, बड़ा होगा। चुनाव लड़ूंगा तो खुला सीना ठोक के लड़ूंगा, उपेंद्र यादव नहीं है। लेकिन अब मेरा एक ही लक्ष्य है कि आचार संहिता से पहले जितनी युवाओं के काम हो। तो आप भी सियासत करना चाहते हैं? सियासत नहीं है, सियासत करना होता तो मैं विधानसभा क्षेत्र में जाके तैयारी कर लेता, या किसी के बायोडेटा लेके घूमता कि साहब मुझे टिकट दो, ठीक है ना, जाता। मैं सियासत नहीं करा, मैं उन युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ कि अभी भी मैं आचार संहिता था। क्यों? क्योंकि जो लंबित प्रक्रिया दिन भर्ती युवाओं के भविष्य के लिए कोई पार्टी बनाएंगे? मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जो प्रक्रिया दिन भर्तियां हैं, चाहे वो चिकित्सा विभाग की हो, चाहे शिक्षा विभाग की हो, अन्य विभागों की, उनकी ज्वाइनिंग हो जाए जल्द से जल्द, उनका कैलेंडर जारी हो जाए। और जो विज्ञप्तियां जारी करनी है, फसलों परिचय भर्ती की विज्ञप्ति अभी आई है 2 दिन पहले, मैंने सीएमओ में जब मेरी नाराजगी दिखाई, और 6000 पदों के करीब वो आई है। और अन्य विभागों में चाहे रीट पात्रता परीक्षा हो, JN हो, चाहे IN हो, चाहे LDC हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, जो चाहे सहायक पर्यटन अधिकारी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कंप्यूटर अनुदेशक हो, शिथिलता का मामला हो, ज्यादा से ज्यादा मामला हल कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा परिवारों को शायद कब हल करेंगे? कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू वाली? देखो, व्यक्ति को अंतिम क्षण तक प्रयास करना चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ, और आचार संहिता लगने के बाद हम निर्णय लेंगे कि हमारा कौन हितैषी था, कौन हितैषी। उसके बाद हम खुला मोर्चा करेंगे। मैं तो रुका हूं ना झुका हूं। आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है। आजकल तो आप रुके और झुके नजर आ रहे। नहीं, कहां रुका हूं? 300 से ज्यादा आंदोलन है पूरे देश का। ऐसा कोई युवा बता दे कि जिसने इतने आंदोलन किया। 14 सितंबर को मैंने शहीद स्मारक पर आंदोलन किया, और कल प्रदर्शन मेरा कर्मचारी चयन बोर्ड है। मैं तो रुका ही, एक महीने में 2-2, 3-3 प्रदर्शन हुए हैं। मैं कभी रुका नहीं हूं। जब पेपर लीक हुए थे ना, जब राजनेता सो रहे थे, तो 11 रैलियां जोधपुर से लेकर अलवर से लेकर हजारों की संख्या में रैलियां निकाली। इसके बाद उम्र कैद का कानून आया। मैं रुका नहीं हूं। मैं तो ऐसे षड्यंत्र में, झूठे मुकदमे में जेल में गया हूं, लाके गया हूं। उपेंद्र यादव रुका नहीं है। उपेंद्र यादव न झुका है, जेल में डालने के बाद भी आया है, लड़ा है, लाठियां भी खाई है। युवाओं के लिए लड़ा और लड़ता रहूंगा। उपेंद्र भाई, एक सवाल अंतिम मेरा ये है कि अब आपका लक्ष्य क्या है अंतिम? मेरा लक्ष्य यही है कि चुनाव पेपर लीक, बेरोजगारी और नौकरी के ऊपर हो, मुद्दा यह बने। क्योंकि सबसे ज्यादा वोट बेरोजगार देते हैं। जब नेताओं को समय पे रोजगार मिल जाता है, इनकी अधिसूचना समय पे जारी होगी, वोटिंग यानी कि परीक्षा समय पे होगी, परिणाम यानी कि समय पे आएगा, और ये शपथ समय पे लेकर, क्या युवाओं को समय पे रोजगार नहीं मिलना चाहिए? युवाओं को समय पे रोजगार मिलना चाहिए। जो वादे करें वो पूरे होने चाहिए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, और युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो एक बात बताइए, मैं अधिकतर एक सवाल यह है मेरा कि अधिकतर युवाओं को मैं देखता हूं कि वो सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुन रहा था, तो और भारत की जनसंख्या जिस प्रकार की, आपको लगता नहीं है कि
जो स्टार्टअप हैं उसका भी कुछ उस पर बल देना चाहिए सरकारों को। स्टार्टअप का नाम तो होता है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार कितना होता है पहले देखा आपने? कितना भ्रष्टाचार, कितने को लाभ मिल पाता है? सवाल मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, सरकारी जो आपने वादे किए, राजनेता ने वादे किए, वो पूरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। आपने बजट में घोषणा की, वो पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसके अलावा मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक्सपोर्ट करिए ना विदेशों में, मेडिकल में बहुत आवश्यकता है। आप यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोलिए कि यहाँ में ड्राइवर देंगे, कुक देंगे, नौकर देंगे, राजस्थान के लोगों देंगे, यहाँ बाहर के लोग भी आ रहे हैं। तो हम चाहे तो सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यकता है, पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है, इसके लिए सब कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं। मुझे पता है, मैं किसान का बेटा हूं, मैं गांव में जानता हूं। मैं स्थिति बता दूं, एक परिवार में 10 लोग हैं, वो किसान अपने 10 बच्चों को पढ़ाता है, 1 साल 2 साल पढ़ाएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, 10 बच्चों को पढ़ाता है, एक परिवार बड़ा परिवार होता है तो 1 साल 2 साल पढ़ाएगा। उसके बाद पता लग गया कि हाँ 8 बच्चे मान लो सफल नहीं हो पाए, तो 8 बच्चों को प्राइवेट, कोई चाय की दुकान खोल लिया, कोई अपने परचूनी की दुकान खोल लिया, कोई डेयरी खोल लिया, वो प्राइवेट जॉब में लग जाता है। लेकिन जो एक व्यक्ति है जिसका नंबर आ जाता है, या तो पेपर लीक की वजह से वो हताश हो जाता है, या वो भर्ती कोर्ट में अटक जाती है, यदि उस एक व्यक्ति को समय पर रोजगार मिल जाए, समय पर मिल जाए, तो 7 पीढ़ी का बल हो जाता है, वो परिवार मजबूत हो जाता है। इसलिए मैं लड़ रहा हूँ सरकारी जॉब के लिए कि एक परिवार में एक को समय पर मिल जाए तो परिवार मजबूत होता है। आपके परिवार वाले ये नहीं बोलते कि क्या सारा दिन तो आंदोलन करता रहता है, हमारी कब चिंता करेगा, कब रोजगार करेगा खुद का, कब तो मैं क्या, जो मेरा मम्मी और पापा जो परिवार है, पहले उनको वीडियो से कोई मतलब नहीं होता। आज वो सुबह शाम मेरी वीडियो देखते हैं। आज मैं यूं के लिए जब जेल में जाता हूँ, माँ बाप रोते हैं। एक समय तो मैं बता रहा हूँ कि घर वाले बेहोश हो जाते कई बार जब मैं जेल में रहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि कम से कम आज मेरे माँ बाप रो रहे हैं, लेकिन मैं लाखों माँ बाप की उम्मीद हूँ, उनके भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि उनका बड़ा विश्वास है। मैं राजस्थान में कहीं भी जाता हूँ, एक ट्वीट करता हूँ, कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इतना मान सम्मान देने विश्वास है, तो उन माँ बाप के आंसू पूछने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। हालांकि मैं इसमें दोषी हूँ, मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ कि मैं जिस माँ बाप की सेवा मुझे करनी चाहिए थी, उनके पास रहकर मैं, आज मुझे 1.25 महीने हो गए घर गए हुए। रक्षाबंधन पे गया था, 1 महीना, अब देख लो कितने दिन हो गए, आज 8 तारीख हो गई, 30 तारीख को मैं उस समय गाँव गया था, अभी तक नहीं गया, जा ही नहीं पाता, क्योंकि जब मैं यहाँ आता हूँ, उनके युवाओं से मिलता हूँ, उनके चेहरे देखता हूँ, उनके आंसू देखता हूँ, तो मैं उनके साथ जाता हूँ। अलग अलग विभाग में अलग अलग अधिकारी या सीएमओ, कर्मचारी चयन बोर्ड, आरपीएस, बीकानेर, जहां भी जाता हूँ, उनके साथ जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ उनके प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वजह से किसी के परिवार में खुशी है, उनके माँ बाप के चेहरे में खुशी है, तो मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ। पूरे दिन भर उनके साथ भागता हूँ, और कल भी मैं जाऊंगा, कल भी मैं भागूंगा। कल मैं 11 बजे यहाँ जन सुनवाई करूंगा, लोग युवाओं से मिलूंगा, फिर मैं 2 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड जाऊंगा, फिर उसके बाद सीएमओ जाऊंगा, फिर अन्य विभाग, शाम तक घर पहुंचता हूँ। खाने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, युवाओं के लिए लड़ता हूँ। तो इसलिए मुझे पता है कि हाँ, माँ बाप की मैं सेवा नहीं कर पाया, लेकिन मुझे इस खुशी की बात है कि मैं राजस्थान के लाखों युवा बेरोजगार के माता पिताओं की मैं सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो चुने हुए प्रतिनिधि को करना चाहिए था, वोट लेते युवाओं के नाम पे, उनको तो वेतन भी मिलता है। आप हालत ये होती है कि कई बार मेरे पास किराया देने के पैसे नहीं होते, लेकिन मैं किसी युवा बेरोजगार से पैसा नहीं लेता। मैं कहीं से भी, मेरी दोस्त, मेरी टीम बनी हुई है जो कैसे करके भी मैं बेरोजगार संघ को चला रहा हूँ, संगठन को चला रहा हूँ। हालात गंभीर बनते हैं, लेकिन कभी मैंने सोशल मीडिया पे कभी मैंने ये दिखाया नहीं कि मेरे गंभीर हालत है। लेकिन मैंने 11 साल 8 महीने युवाओं को दिया, दोनों पार्टियों में मैंने संघर्ष किया, दर्जनों बार लाठियां खाई है, कितने मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन पीछे नहीं हटा, न कोई समझौता किया। प्रलोभन कई जगह से आया, लेकिन प्रलोभन में झुका, क्योंकि मैं राजस्थान के युवा बेरोजगार को बेच नहीं सकता। मैं खुद अपने आप को खतरे में डाल सकता हूँ, डाला है, लाठियां खाई, जेल में कितने मुकदमे दर्ज हुए, झूठे षड्यंत्र में गया, लेकिन युवाओं के भविष्य के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूं, और जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूं, तत्पर रहूंगा, उनके लिए लड़ता रहूंगा। तो ये थे उपेंद्र यादव, जिन्होंने खास बातचीत की तमाम मुद्दों पर, जिनका जो लाखों बेरोजगार युवाओं के माँ बापों के एक बच्चे के समान है, जिनका कहना था कि मैं अपने माँ बाप के पास तो नहीं जा पाता, लेकिन लाखों युवा बेरोजगारों के माँ बापों के लिए, उनके परिवार के लिए चिंता करता हूं, और अक्सर सड़कों पर लड़ाई करते हुए ये उपेंद्र यादव आपको दिखाई देते हैं। हमने खास बातचीत थी, इनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार वही बनाएंगे जो युवा बेरोजगारों की बात करेगी। धन्यवाद।